आज अनमार्क्ड टॉक्स के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपने राजनीति को छोड़ करके सेवा को देखा, जिन्होंने पद से ज्यादा जिम्मेदारी को समझा और जो कैमरा से दूर रह करके जमीन पर उतर करके कार्य करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज राकेश गुप्ता जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जो आपको नहीं जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि आप किस सेक्टर में हैं या किस एरिया में आप कार्य करते हैं, उनको अगर हमें बताना हो कि राकेश गुप्ता कौन है तो आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा में ज़्यादा, राजनीति में कम, और मुझे अच्छा लगता है। राजनीति में तो है ही, लेकिन सामाजिक कार्य करने में मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। आपने कहा कि आप राजनीति में भी हैं, तो राजनीति में आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर आपका जो पॉलिटिकल व्यू है वो क्या है? हमारे मैट्रिक कंप्लीट होने के बाद हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था 1990 में, और 1990 के बाद 1993 तक लगातार कोष प्रमुख के रूप में काम किया। उसके बाद 1995 में मैं समता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उसको ज्वाइन किया, और लगातार उसके बाद मैं जदयू, जो समता पार्टी का विलय जदयू में हो गया, उसके बाद जदयू के लिए मैं कार्य किया। तो आपने 1990 में नीतीश कुमार जी के साथ कार्य करना शुरू किया था उस समय? 1995 में। तो 1995 में तो हमारा बिहार झारखंड एक ही था, क्योंकि 2000 में हम लोग अलग हुए हैं। तो उस समय से नीतीश जी के साथ कार्य कर रहे थे और आप अभी भी कार्यरत हैं। तो उनकी जो पार्टी है जेडीयू, जो आप कह रहे हैं, तो जेडीयू का हजारीबाग में कैसा है, क्या है सिचुएशन, क्या मतलब लगता है कि लोग किस तरीके से इस पार्टी को देखते हैं? ये जेडीयू जो है बिहार बेस्ड पार्टी है। इसका संगठन काफी मजबूत था। जब अलग झारखंड हुआ था तो 2000 के बाद संगठन काफी मजबूत था, और हमारे 8 मंत्री और हमारे स्पीकर भी थे उस समय। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे इसका जनाधार थोड़ा कम होते गया, हजारीबाग में खासकर। बिहार में भी स्थिति आपने देखा होगा कि किस तरह से एनडीए पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ पूरा राज्य में अव्वल दर्जे पे आया है। आपने देखा होगा कि जेडीयू ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा, मतलब आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। तो जेडीयू जैसे अभी तो हम लोग मोस्टली हजारीबाग में अगर सुनते हैं तो या तो हमें सुनाई देता है बीजेपी, कांग्रेस और एक दो छोटी मोटी और पार्टियां। जेडीयू का तो नाम हमने नहीं सुना उस स्तर पे। तो क्या ऐसा भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है कि वो भी उस स्तर तक कार्यरत रहे, वो पार्टी? देखिए, जेडीयू जो है जनरली वो है जेडीयू जो है एक एनडीए का पार्ट है, और वो जब भी चुनाव लड़ती है तो संगठन में जो भी एनडीए के घटक दल हैं साथ में मिलजुल कर चुनाव लड़ती है। तो जो भी सीट जेडीयू को मिलती है उससे संतोष करना पड़ता है। पिछले चुनाव में झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें एक में विजय प्राप्त किए थे और एक में हम लोग हारे थे। अच्छा, आपने कहा कि आप सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है, आप समाज सेवा में करते हैं। आपका एक ट्रस्ट भी है, एसएन गुप्ता मेमोरियल। तो वो एसएन गुप्ता नाम कब स्टार्ट हुआ और उसके पीछे की कहानी क्या है? ये कोरोना काल में जब हमने लोगों को सहायता कर रहा था तो कुछ हमारे शुभचिंतक ने हमें कहा कि आप संगठन को ट्रस्ट के रूप में इसका रूप दीजिए, और जो भी इतना अच्छा कार्य करते हैं, जैसे कि कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो उसके बाद कोरोना काल में हमने एसएन गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया, और इसके संस्थापक सदस्य हम हैं। हमारी माँ इसके अध्यक्षा है, साथ साथ हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं। मैं अपने पूज्य पिताजी के नाम से इस ट्रस्ट का नाम रखा है, और लगातार इसमें सेवा भावना से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि धार्मिक भावना को देखते हुए हम लोग ने जैसे शिवरात्रि से लेकर के आपको हर सोमवार को हम लोग कैंप लगाते हैं, और भी कंबल वितरण करते हैं। जैसे कि जब कार्तिक पूर्णिमा होता है उस समय हम लोग जाके नर्सिंग स्थान में कंबल वितरण का कार्य करते हैं, गरीबों को कंबल देते हैं।
तो एसएन गुप्ता चैरिटेबल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो आपके पिताजी के नाम पर है। जी, आप उसमें कंबल वितरण का कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो ये जो आपका एसएन गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट, आपने कहा कि कोविड के टाइम स्टार्ट किया, तो क्या कोविड के पहले जो आप सामाजिक कार्य करते थे वो आप इंडिविजुअल करते थे या किसी संगठन के साथ? नहीं, मैं इंडिविजुअल करता था और अपने सहयोगी के साथ, जैसे कि कोविड में हम लोग हाईवे में खाना वगैरह का वितरण, मास्क, टेस्ट सैनिटाइजर, फिर आपको कोविशील्ड जो इंजेक्शन वगैरह है वो सबका सारा व्यवस्था हम लोग करते थे। तो वो जो सहयोगी थे वो अभी भी आपके साथ बने हुए हैं या कुछ लोग हैं, कुछ लोग आते रहते हैं, कुछ अलग संगठन बना लिए, कुछ है साथ में लगातार। तो कार्य किस तरीके से होता है, मतलब उसका कार्य करने के लिए फंड कहाँ से आता है, वो कहाँ से? ये बात मेरा इंडिविजुअल मेरा फंड खर्च होता है, मैं किसी से सहयोग का आशा नहीं करता हूँ, और साथ साथ अपना जो भी मेरे पास जो ताकत मेरे पास है उस ताकत का हम यूज करता हूँ, जितना मेरे पास रहता है हम उस हिसाब से अपना काम करते हैं। कोविड में तो जैसे स्थिति जिस तरीके की थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कई बार ऐसा भी हुआ कि हम लोग ये सिचुएशन देखे कि शमशान घाट में लोग लकड़ियां तक नहीं दे रहे थे, तो उस समय आपका जो जमीन में उतर के कार्य करने का था वो कहाँ तक पहुंचा था? आपने क्या क्या उसमें किया, मतलब खाना बंटाने के अलावा, मास्क बांटने के अलावा? कोविड में ऐसे मतलब लोगों की मृत्यु संख्या काफी हो गई थी, इससे लकड़ियों का अभाव हुआ था, तो हम लोग एक लकड़ी भी भेजने का काम किया, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय हॉस्पिटल के पास कोविड का शमशान घाट बना हुआ था। वहाँ पर एक चीज और था उसमें कि जो कोविड में जो लाश जला रहे थे हमारे खालिद भाई, तो उन लोगों के लिए मैं भोजन का व्यवस्था करता था। लोग को ध्यान इस पर ऊपर नहीं था कि वो आदमी जो सुबह से लग रहा है और शाम तक वो मतलब इसमें लाश में जलाने का काम कर रहा है, तो किसी को ध्यान नहीं था। वो मैं जाकर के घर में बोलकर खाना बनवा करके उनके पास भिजवाता था। और उसके बाद जो हमारे सीनियर अथॉरिटी थे, जैसे कि डॉक्टर मनीष रंजन यहाँ के डीसी भी थे, हमारे काफ़ी करीबी हैं वो, और उनके थ्रू रांची में हम बेड और साथ साथ को एक इंजेक्शन आता था रेमडेसिविर, वो सब चीज़ों का व्यवस्था मैं कराता था। लोगों को असुविधा ना हो, रांची जाने के बाद एक बेड भी नहीं मिलता था, लेकिन वो बंदा हमें सारा चीज उपलब्ध कराता था। तो सर कैसे, मतलब एक तरफ आपका पॉलिटिकल था जेडीयू में और दूसरी तरफ आपका ये आ गया कि समाज के लिए सेवा करना, तो ये विचार कैसे आपके मन में आया? क्योंकि मेरा शुरू से जो था ना, मेरा सेवा का भावना शुरू से मेरा था। लोगों को हम लोग जागरूक करते थे। कोरोना काल में हम लोग को जो भी चीज जरूरत रहता था, तो लोग को फिर जब इंजेक्शन की बारी आई तो कोविशील्ड और एक और कोवैक्सीन जो आता था वो इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेरित करते थे हम लोग सबको। और सेवा की बात है कि सेवा हम लोग लगातार पैसे से लेकर के, भोजन से लेकर के, दवा से लेकर के सारा व्यवस्था हम लोग कराते। तो आप जो इतने सारे इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, तो आपने कभी ये सोचा कि लोग आगे चल करके आपको समाज सेवी के नाम से जानेंगे या याद रखेंगे कि हाँ एक समाज सेवी है या हमारे समाज में है, रहते हैं हमारे बीच में, ऐसा कुछ आपके मन में ख्याल कभी? कोरोना काल में ही मैं लोग समाज सेवी के नाम से जानने लगे। जब मुझे तो राकेश गुप्ता के नाम से लोग जानते थे, लेकिन जब कोरोना काल में मेरा कार्य देख करके लोग समाज सेवी लोग कहने लगे, कंटिन्यू हो गया, वो समाज सेवी के रूप में लोग जान रहे हैं। तो जब आप अपने पॉकेट से खर्च करते हैं, अपने पॉकेट से फंड्स निकालते हैं, तो उस समय कैसा लगता है? आपको इमोशनल फील होता है या ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज को कंप्लीट करूं, इसको पूरा करूं? देखिए, अगर आपके पास आप सक्षम है, आपके पास पैसा है, तो मैं सब जितने भी लोग हैं इस चैनल को देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जरूर अगर कोई दुखी है तो उसको जरूर सहयोग करिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर पैसा है आपके पास तो निश्चित रूप से सहयोग कीजिए, और ये आप संतुष्टि मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि चलिए पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो सेवा हम लोग करते हैं वो आप संतुष्टि के लिए करते हैं। कभी आपके परिवार वालों ने आपको रोका नहीं कि ये क्यों अपने पॉकेट से खर्च करना, लोग थोड़ी सोच रहे हैं दूसरों के बारे में? या फिर कभी ऐसा कि कोविड के समय जब आप घर से बाहर निकल के जाते थे तो उस समय थोड़ा सा भी वायरस फैलने का बहुत डर था, तो कभी ऐसा डर नहीं लगा कि मैं अगर संक्रमित हो जाऊंगा तो मेरा परिवार भी संक्रमित हो सकता है? ऐसा था, ये सब चीज कभी मेरे घर में ऑब्जेक्शन नहीं किए,
और जब भी मैं कोविड में कार्य करने जाता था तो मैं चुपके चोरी से जाता था, मेरा सीधा बोल के नहीं जाता तो किसी को मैं कहाँ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। अपना सुबह 4 बजे निकल जाते थे, अपना कार्य करके अपना वापस आ जाते थे। तो सर आप कह रहे हैं कि आप बिना बोले जाते थे, झूठ बोल के जाते थे या चुपचाप निकलते थे, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अपने घर में झूठ बोल करके कर रहा हूँ काम ऐसा? हाँ, तो बोल करके जाते थे, किसी को पता भी नहीं लगता। ऐसा कभी बुरा फील नहीं होता? नहीं, 6-6:30 तक हम रिटर्न आ जाते थे, तो लोग सोते रहते थे। अच्छा, मतलब एक हो गया कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकल और रहे अपने अपने लोगों को बता देते थे कैसे ऐसे करना है, हिसाब से जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना तो है। उस समय कैसा लोगों का सहयोग आपको मिलता था? कभी लोग डरते नहीं थे कि अगर जाएंगे बहुत तो? ऐसे योद्धा थे कि बहुत सहयोग करते थे, बहुत ज्यादा तन मन धन से करते थे। और कहीं भी हम लोग जाते थे साथ हमारे साथ जाते थे, जैसे मास्क बांटना हो, सैनिटाइजर बांटना हो, जो भी चीज़ है बहुत अच्छा लगता था। वो भी एक अलग तरह का एहसास है, आज तक है हम लोग को। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बोला था कि आप ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग मतलब ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं अपने स्वेच्छा से, ठीक है, लेकिन कभी भगवान न करे ऐसी कभी जरूरत आन पड़ती है, उन्हें ब्लड चाहिए रहता है, तो फिर वही सिचुएशन आ जाता है कि लोगों तो क्या ब्लड बैंक में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ब्लड अच्छे से रह सके, या फिर क्यों नहीं मिल पाता है ब्लड लोगों को जरूरत पड़ने पे? ये तो झारखंड है। अब झारखंड का ब्लड बैंक का स्थिति आप देख रहे हैं कि अभी हाल में आपने सुना होगा कि बिना टेस्ट किए हुए थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड दे दिया गया था कि बच्चे शायद मारे भी गए, 4-5 बच्चे मर भी गए। तो यहाँ स्थिति इतना जर्जर स्थिति है कि लास्ट में हमने ये हॉस्पिटल है श्रीनिवास से टाई अप करके वर्ल्ड केयर फाउंडेशन के कमलेश जी और हम साथ में हम लोग गए थे, वहाँ पर एक टाई अप किए और एक बहुत बड़ा कैंप लगाया झील परिसर में। उस समय करीब 200 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड का। कमलेश सर तो थैलेसीमिया पेशेंट के लिए कार्य करते हैं, वो थैलेसीमिया बच्चे के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ये अभी कड़ाई हो गया है कि अब रांची जाता है ब्लड जांच करके लिए, उसके बाद जांच करके आता है तब अगला को चढ़ता है। तो ब्लड बैंक में क्या ब्लड बैंक की अभी हजारीबाग ब्लड बैंक की व्यवस्था बहुत खराब है, ब्लड मिलेगा नहीं आपको। और लोगों की संख्या अब इतनी बढ़ती जा रही है, अलग अलग तरह की बीमारियां फैलती जा रही है। बहुत लोग मतलब हर चीज में आपको ब्लड चाहिए, चाहे वो किडनी पेशेंट हो, चाहे कैंसर पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है। और इसी चलते बहुत सारे संगठन हम लोग का देखा था कि ब्लड कैंप लगाएं, तो जो ब्लड आता है और वो है सो। और मैं एक चीज और सरकार से मांग भी करता हूँ कि इन सब सुविधाओं को थोड़ा सा देखने का काम करें। तो जैसे इसमें अगर सुधार की जरूरत पड़े तो हम लोग कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है? कि किसको आगे आना होगा? क्या हम लोगों को आगे आना होगा, या जो संगठन अभी भी बहुत सारे ऐसे संगठन है हजारीबाग में जो ब्लड कैंप लगाते हैं, बहुत 200 यूनिट 500 यूनिट तक बोलते हैं ऐसा कि हम लोगों ने जमा किया है, तो फिर वो 500 यूनिट 200 यूनिट अगले दिन ही जब हॉस्पिटल लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ब्लड खत्म है, तो वो ब्लड जाता कहाँ है? या तो फिर वो संगठन वाले झूठ बोल रहे हैं, या तो देखिए 2 चीज है इसमें। संगठन वाले भी बढ़ा चढ़ा के कुछ लिखते हैं, साथ में जो ब्लड वहाँ पर रहता है वो पैसे से भेज दिया जाता है। आपने देखा होगा कि लिस्ट टंगा हुआ रहता है, इतना इतना ब्लड है, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो उस समय आपको ब्लड नहीं मिलेगा। ये दुख की बात है। जब जरूरत रहे इंसान को तो ब्लड उपलब्ध इजी वे में हो जाए, लेकिन इजी वे में होता नहीं है। बहुत सारी प्रक्रिया है, पैसा भी लेता है, प्लस ब्लड भी नहीं देता है, प्लस एक अटेंडेंट भी चाहिए, बहुत तरह की चीजें हैं इनमें। तो इन सारी चीजों को प्रशासन, जिला प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा लगाम लगाए। इसके अलावा आपका सांस्कृतिक में भी बहुत रुचि है, आप गाना भी गाते हैं और आप खेल में भी जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या है उसका, वो भी छुपा हुआ है हमारे से? देखिए शुरू से मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ रहा हूँ और हमने एमडी थिएटर और ग्रुप ऑफ थिएटर को भी अपना जो मेरा हॉल था वो दिया था लोगों को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अभी एमडी ग्रुप थिएटर और गुंज ऑर्केस्ट्रा के साथ में अभी काम कर रहे हैं। और खेल के मामले में मैं बैडमिंटन से भी जुड़ा रहा, क्रिकेट से भी जुड़ा रहा, हॉकी, फुटबॉल, फिर आपको लॉन टेनिस एक नया चीज़ था। मैं यहाँ का संस्थापक सदस्य हूँ लॉन टेनिस कोर्ट का। और यहाँ पर लोगों को मतलब जो सबसे कॉस्टली गेम है ये लॉन टेनिस, उसको भी बढ़ाया। आज जा करके देखिए स्टेडियम में अभी करोड़ रुपया लागत से स्टेडियम बना है
और देखिएगा तो अच्छा लगेगा। स्टेडियम जो बैडमिंटन का है वो भी वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम है, आप लोग जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। मतलब हाँ, बैडमिंटन के लिए तो अंदर में स्टेडियम में है, लॉन टेनिस के लिए भी है, और क्रिकेट के लिए वेल्स ग्राउंड में एसोसिएशन बना हुआ है, सब कुछ है। तो सब चीज़ से मैं थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, ये और अब अच्छा लगता है ये सब, इन सब चीज़ों से। आगे सब चीज़ को, क्रिकेट चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, खिलाड़ियों को मैं बहुत प्रोत्साहित करता हूँ आगे जाकर के वो अपना देश का नाम करे, राज्य का नाम करे, हजारीबाग का नाम करे। ये सब चीज़ देख करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्दी हजारीबाग में चुनाव होने वाला है मेयर वार्ड पार्षद के लिए, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार है? क्या उसमें आपने सोचा है कि अभी देखिए चुनाव जो है सो मेरा मानना है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए, क्योंकि विकास हो हजारीबाग शहर का विकास। जैसे कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बोलते हैं कि ग्रीन सिटी, स्वच्छ भारत, मतलब सबसे सुंदर सिटी मतलब कानपुर है, तो रांची है, तो हम भी चाहते हैं कि हजारीबाग को भी इसी दर्जा मिला है, कि हजारीबाग को भी मतलब देखना चाहते हैं कि अव्वल नंबर पे हो। तो चुनाव केवल चुनाव से नहीं होता है। और मान लीजिए चुनाव में हम आते हैं और चुनाव हार जाते हैं, तो ये तो फिर मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य होगा। इसलिए एक अच्छे कैंडिडेट जो कि काम करने वाले ईमानदार कैंडिडेट, उनको मैं चाहता हूँ कि आगे आए। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बने, और दूसरी तरफ ये भी कहना है कि कैंडिडेट जो भी खड़ा हो वो अच्छा ईमानदार हो, तो शहर को स्वच्छ रखने में सिर्फ एक अच्छे कैंडिडेट के रहने से होगा या फिर आम जनता का भी सहयोग उसमें जरूरी है? ये आम जनता का तो सहयोग होता ही है, लेकिन देखिए हजारीबाग में ऐसा है कि लोग सफाई के प्रति जागरूक नहीं है, और जहाँ देखिएगा कि कूड़ा है और दूसरी जगह भी कूड़ा फेंक, जहाँ फेंकने का डस्टबिन रखा हुआ डस्टबिन ना डाल करके वो बाहर जाते हैं। ये सब थोड़ा सा कमजोरी है हजारीबाग जनता में, और मैं चाहता हूँ कि ये इन सब चीज़ों को सुधार करके, नहीं तो आने वाले समय में हजारीबाग भी गंदगी के रूप में जाना जाएगा फिर। तो वर्तमान में जो भी नवनिर्वाचित नेतागण जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी एक पद पर हैं, तो क्या आपके नजर में उनका कार्य ऐसा है कि लोग जागरूक हो, या फिर उनसे लोग सीखे, या फिर वो अपने लिए ईमानदार कार्य कर रहे हैं अपने तरफ से? लोग को जागरूक होने की आवश्यकता है। नेता क्या करेंगे? नेता तो केवल आप बोल सकते हैं भाई अपना जो सामान है अपना जगह पे फेंको अपना, लेकिन नेता का यही है रोल है कि आप है सो उसमें साफ सफाई बढ़िया से रखो, ये बोल सकते हैं। वो अपने से जाके हमेशा नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि साफ सुथरा रहे, अपना जो भी गंदगी है अपना जगह पे फेंकिए, आप अपने जाके नहीं ना फेंकेंगे। तो लोग को जागरूकता मेन है कि लोग जागरूक रहे, तभी कुछ हो सकता है। अच्छा, आपने पॉलिटिकल करियर जो चुना वो जेडीयू के साथ ही चुना, इसको लेकर के भी कोई विचार है, या फिर एक था कि हाँ वो पार्टी उस समय चल रही है, या मतलब क्या है उसके पीछे था कि जेडीयू को क्यों नहीं चुना आपने? मैं 1993 में विद्यार्थी परिषद का एक सक्रिय सदस्य के साथ साथ कोष प्रमुख भी था। तो जब कुछ एक बात लेकर के, छोटी सी बात थी, और उस लेकर के मैंने संगठन को छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद मैं 2 साल बाहर रहा। 2 साल बाहर रहने के दरमियान में जब हजारीबाग आया तो बोला कि एक जेडीयू में खाली है जगह, कृष्णा गुप्ता जी थे हैं अभी जो आज पेपर के, तो हमें बोले कि एक नेताजी है बटेश्वर मेहता जी, उनसे मिलाते हैं, आप जेडीयू ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मुझे मार्कम कॉलेज में मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको मार्कम कॉलेज का अध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद फिर छात्र समता था, छात्र समता का अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर मुझे मेन विंग में प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का मौका मिला। उसके बाद फिर प्रदेश सचिव मुझे बना दिया गया। मेरे कार्य को देखते हुए प्रदेश सचिव में बना। मैं बहुत कार्यक्रम करता था, जैसे कि छठ में दूध बांटना, कंबल बांटना, आपको नरसिंह स्थान मेला में, फिर और भी मतलब अलग अलग तरह का काम करने लगा। इसको देखते हुए मतलब कि लोग बोले कि नहीं काम बढ़िया कर रहे हैं उनको। तो क्या ये सारे कार्य आज भी आप करते हैं, या फिर अभी अपने पापा के बैनर तले करते हैं? मतलब एसएन गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के
बैनर तले कार्य करते हैं। आपने कहा कि आप मार्कम कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पे आप विद्यार्थी परिषद या जो भी था संघ छात्र संघ के नेता थे। तो अभी मार्कम कॉलेज जाना कभी हो पाता है या नहीं? बहुत कम जाना होता है, लेकिन जाते तो बहुत रिगार्ड मिलता है सारे। तो क्या पहले से कुछ स्थिति, जैसे आपके बाद तो बहुत सारे छात्र नेता आए होंगे वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ बदलाव किया या देखा होगा कि नई नई बिल्डिंग बन गई है और मतलब बहुत ही विकास हुआ है मार्कम कॉलेज में, नो डाउट बहुत अच्छा विकास हुआ है। और देखिए हजारीबाग में जब हम छात्र में भी थे तो अलग अलग चीज़ के लिए आवाज़ उठाते थे। लॉ कॉलेज के लिए, लॉ कॉलेज का भी जर्जर स्थिति था हजारीबाग में। साथ साथ आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, और ये बीटेक वगैरह जितना भी पढ़ाई था, इंजीनियरिंग का पढ़ाई था, सारा चालू हो गया। ये सब देख कर अच्छा लगता है कि हमने जो आवाज़ उठाया था तो आज उसका लाभ बच्चे उठा रहे हैं। हाँ, अभी तो लॉ कॉलेज, बीटेक कॉलेज, वहाँ पे तो बहुत अच्छा सा मतलब सारी बिल्डिंग सब बन गई है यूनिवर्सिटी। तो कभी यूनिवर्सिटी का दौरा कभी होता है या नहीं होता है? यूनिवर्सिटी तो हम जाते हैं और मिलते हैं, वाइस चांसलर जो भी हैं मिलते हैं, तो जो मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छा है। और मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल कॉलेज तो अभी निर्माण हो रहा है काफी समय से बहुत स्लो प्रोसेस काम हो रहा है। और यहाँ तो सारा ऑनलाइन वैकेंसी निकलता है इसमें मेडिकल में, तो लोग बाहर के छात्राएं आती हैं यहाँ पर अपना ट्रेनिंग ले रही हैं। तो जो SN गुप्ता आपका बैनर है उसमें आप सिर्फ समाज को लेकर के कार्य कर रहे हैं, तो क्या उसमें आप आवाज भी उठाते हैं? लाइक जैसे हमने सुना बीच में सदर हॉस्पिटल जो है हमारा, वहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो गई थी, पानी का जमा हो रहा था, तो बारिश के समय में सड़कें अभी बहुत खराब रहती हैं, अधिकतर चाहिए तो सड़कों पे गड्ढा। तो क्या ये इन सब चीजों को लेकर के आवाज उठाया जाता है या फिर सिर्फ आप अपने? मैं SN गुप्ता के लिए अलग ही प्लेटफॉर्म रखा हूँ, ये सामाजिक काम के लिए है। अच्छा। और मैं JDU का एक वरिष्ठ नेता होने के नाते ये सब आवाज में उठाते रहता हूँ। यहाँ पानी का व्यवस्थित कम है, बिजली का जो जर्जर व्यवस्था रहती है उसमें आवाज़ उठाते हैं। स्कूल कॉलेज में जैसे कि ठंड का मौसम रहता है, गर्मी का मौसम रहता है, ये सब आवाज़ उठाते रहते हैं अलग अलग अपना। इन सब के अलावा मैं आपसे एक बहुत गंभीर प्रश्न पूछना चाहूंगी, जो अभी कुछ समय पहले मुद्दा बन गया था। आप कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के साथ कार्यरत हैं JDU में। अभी हाल फिलहाल नीतीश कुमार के साथ एक वो बुरखा वाला केस जो हो गया था उन्होंने किया, उस पर आपका क्या विचार है? क्या वो उचित था या अनुचित था? देखिए इसमें नीतीश कुमार जो उनको जो सर्टिफिकेट दे रहे थे, तो उन्होंने जो मेडिकल का जो छात्रा थी वो डॉक्टरेट का डिग्री जब दे रहे थे तो केवल वो बुरका नीचे करने के लिए बोले थे वो, तो वो लड़की ने डिसाइड नहीं की थी तो थोड़ा सा अपना हाथ लगा करके खींच दिया नीचे किए थे। तो चलिए किसी का अगर भावना का ठेस पहुंचा तो उसके लिए तो खेद है। ये उचित नहीं था, मतलब आपके अकॉर्डिंग भी आप ये कह जाएंगे अनुचित था? अब एक गार्जियन थे, वो गार्जियन के रूप में अपन कार्य किए, उसने ऐसा काम किए तो उसको नहीं लेना चाहिए मान लीजिए। अगर आप अपने सफर को, सारे इनिशिएटिव को एक जगह करें और उन चीजों को लेकर के आप आजकल के युवाओं को अगर कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ सिखाना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? कि युवाओं को यही कहेंगे कि वो नशा मुक्त रहे। आज आप देख रहे होंगे हजारीबाग का स्थिति, हर चौक चौराहे पे नशे पे काम कर रहे लोग, नशा ले रहे हैं, नशा दे रहे हैं, साथ साथ चोरी की डकैती की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआती दौर में नशा का जो ब्राउन शुगर है वो फ्री में देते हैं, फिर 1 महीना बाद उसको कुछ पैसे लेकर के वो लोग देते हैं, फिर पैसा का बढ़ोतरी होती जाता है। तो इन सब मांगों को हम ले करके युवाओं से ही मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ी विनती है उनसे कि ऐसा ना करें, अपने परिवार को कष्ट ना दें। आप देख रहे होंगे कि पैसे के अभाव में बहुत सारा परिवार को झेलना पड़ता है। जो अगर देता है नशीली दवा तो उस आकर के तगादा करता है, उसको घर में मारपीट करता है और घर वाले को धमकी झेलना पड़ता है। ये सब घर वाले काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आज खासकर हजारीबाग की स्थिति बहुत खराब है। नशा में सब लोग मतलब जुड़ चुके हैं, सब लोग युवा, अच्छे घर के बच्चे जुड़ चुके हैं
और नशा ले रहे हैं, घर में मारपीट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। अब देखिए, अब महिला अगर जा रही है तो उसका चैन खींचने का काम कर रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं युवा से यही अपील करते हैं कि नशा मुक्त रहें, बढ़िया से अपना रहें, खेले कूदे, खेलकूद में ध्यान दें और तीसरा इधर उधर ना भटके। क्या जो एस.एन. गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके तहत, उसके बैनर तले कोई नशा मुक्ति कार्यक्रम अभी तक हुआ है या फिर आगे होने की संभावना है? ये भी हमने विचार नहीं किया है, लेकिन हम हजारीबाग की स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है कि हमें कूदना पड़ेगा नशा मुक्त के लिए। देखिए, अब नशा जो करते हैं उनके पास हमेशा कोई न कोई औजार रहता है, वो कभी भी किसी पर हमला कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो हमको लगता है कि उनके परिवार को जोड़ करके उसके बाद अलग तरह से उनको काम करना पड़ेगा। मतलब डांट कर डपट कर ये काम नहीं छुड़ाया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि मतलब बहुत शालीनता से काम। कोई ऐसा मतलब एक प्रश्न है जो हम लोग हमेशा सब कोई से पूछते हैं, जो भी हमारे गेस्ट रहते हैं, तो एक प्रश्न ये है कि ऐसा कोई अनमास्क्ड ट्रूथ आपके लाइफ का जो आप शेयर करना चाहेंगे? किस तरह का बताइए? जैसे जो किसी को ना पता हो, ऐसा कोई छिपा हुआ। एक बात है कि हम संजीवेश में जब पढ़ते थे जी। तो हमें पापा पैसा देते थे फीस जमा करने के लिए, लेकिन जो निर्धन छात्र रहते थे उनके पता रहता था कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपना फीस उनको दे देता था। सही। और ये फीस देने के बाद जब ऑडिट होता था तो साल में एक बार ऑडिट होता था, तो पापा देते थे तो मैंने पैसा नहीं है, तो जमा किए हैं, पैसा जमा नहीं है। बहुत पिटाई होता था। तो मुझे बचपन से जज्बा रहा कि सेवा भावना हमारे बचपन से मेरे खून में दौड़ रहा है। मतलब अगर सर आप अच्छा काम करने जा रहे हैं और अगर गलती से माँ बाप आहत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भला तो हो रहा है। अब है सो पैसा मान लीजिए हमको घर वाला दिया और हम दूसरे में गलत में नहीं, लेकिन सही में इतना पैसा दिए। देखिए, पहले बजट में सब काम होता था जी, और उसी हिसाब से सब चलते थे। एक बैग से मान लीजिए 600 रुपया उस समय काफी मायने रखता था। 80-81 की बात है। तो आज के शो टॉक शो से हमें ये भी सीख मिलती है कि जरूरी नहीं है कि अच्छे कार्य करने के लिए आप सब कोई को बता करके निकले। जो सर का अनमास्क्ड ट्रूथ था कि वो अपनी फीस के पैसे से अपने फ्रेंड जो नहीं अफोर्ड कर पाते थे उनका फीस पेमेंट करते थे। दैट मीन्स ये जरूरी नहीं कि आप कार्य करें तो फिर सब जगह ढिंढोरा पीटे या सब जगह सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। आप कार्य करें जो आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि राकेश सर की सफर से हम यही सीख मिलती है कि सेवा किसी पद का मोहताज नहीं है, बस एक जिम्मेदारी है, एक मन का है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।